Hello, my dear students. Welcome to all of you at Easily English Solution, an easy way of learning. पिछले दिनों हम लोग पढ़ रहे थे फेडरलिज्म यानी संघवाद, सीबीएसई क्लास 10 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 2। तो इस चैप्टर का पार्ट 1 एक वीडियो में पब्लिश हो चुका है। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें और उसके बाद इस वीडियो में हम यहाँ से स्टार्ट करने को बोले थे पिछले वीडियो में, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड से। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फेडरलिज्म क्या होता है और फेडरलिज्म कितने तरह का होता है, यानी कितने तरह के फेडरल गवर्नमेंट्स होते हैं और कैसे बनते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिडुअरी लिस्ट इत्यादि, कंकरेंट लिस्ट वगैरह के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज जो है उससे आगे फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है, किसी भी देश में फेडरलिज्म कैसे चलता है, खास करके हम अपने देश के बारे में ही यहाँ पर चर्चा करेंगे। जैसा कि चैप्टर का कंटेंट भी है कि हमारे देश में फेडरलिज्म किस प्रकार से प्रैक्टिस होता है, कैसे चलता है। तो आइए आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जो संवैधानिक नियम कानून है, वह बहुत ही ज़रूरी है किसी भी देश में फेडरलिज्म के सक्सेस के लिए। लेकिन सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ही सफिशिएंट नहीं है, यही ज़्यादा नहीं है। खास करके भारत की बात की जाए तो यहाँ पर जो फेडरल एक्सपेरिमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, राज्य और केंद्र दोनों को स्वायत्तता देते हुए, स्वतंत्रता देते हुए जो सरकार बनी है, तो यहाँ पर एक तरह से यह इसलिए सफल हुआ है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके वास्तविक सफलता का कारण क्या है। तो यहाँ का जो डेमोक्रेटिक नेचर है, जिस प्रकार से यहाँ लोकतंत्र चला है, तो मुख्य रूप से यहाँ के लोकतांत्रिक गतिविधियों पर ही इसकी सफलता डिपेंड है, किस तरह डेमोक्रेसी चल रहा है देश में। इसका जो वास्तविक सफलता है डेमोक्रेसी पर डिपेंड है, ऐसा आप जाने। तो क्योंकि फेडरलिज्म का आत्मा भी डेमोक्रेसी है, खास करके डाइवर्सिटी की बात किया जाए तो जो भी लोग हैं भारत में, विभिन्न प्रकार के लोग जो है एक साथ रहते हैं और सबका आइडिया देश के प्रति अपना अपना अपने तरह से सबके अंदर आप कह सकते हैं कि देशभक्ति है और सभी देश के लिए समान है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो शासन है, शासन में भी सबको समानता मिलना चाहिए। एवरीवन शुड बी इक्वल बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह का होना चाहिए, तब जा कर के कहीं पर भी फेडरलिज्म सफल होता है। कुछ महत्वपूर्ण इसके जो तरीके हैं भारत में, उन तरीकों पर यहाँ पर चर्चा किया हुआ है चैप्टर में, और कुछ मेजर तरीकों के बारे में। जिससे सबसे पहली चीज़ दे रहा है लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य, यानी भाषा के आधार पर राज्य यहाँ पे बनाया गया है। आप देखें, आपको मालूम है, सोचिएगा तो कि किस प्रकार से, जैसे गुजरात गुजराती भाषा केवल बोलने वाले लोग हैं, तमिलनाडु तमिल भाषा बोलने वाले, केरला मलयालम बोलने वाले लोग हैं, बंगाल बंगला बोलने वाले लोग हैं। यानी आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज स्टेट्स का अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। ठीक है, तो यह जो था, यह भी पहला और बहुत ही बड़ा टेस्ट था एक तरह से यहाँ के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। एक टेस्ट ही किया जा रहा था कि ये सफल हो रहा है कि नहीं हमारे देश में। अब यहाँ पर एक बात कर रहा है कि यदि आप भारत के पॉलिटिकल मैप को देखेंगे, यहाँ के राजनीतिक नक्शे को देखेंगे, 1947 का नक्शा एक देखिएगा,
जब से कि इसने अपने लोकतंत्र के यात्रा का शुभारंभ किया भारत में, और वहाँ से लेके 2017 तक, उसके बाद की भी देखिए 18-19 तक। 18 में ही परिवर्तन हुआ, किस प्रकार कश्मीर डिवाइड करके 2 पार्ट में बांटा गया, तो एक यहाँ भी नक्शा में चेंज हुआ। तो आपको बहुत ही आश्चर्य होगा, क्योंकि बहुत सारे चेंजेज हुए हैं देश के मैप में। अब जैसे बहुत सारे पुराने जो राज्य थे वे गायब हो चुके हैं, और बहुत सारे जो नए राज्य हैं बनाए गए हैं, क्रिएट किए गए हैं। खास करके उनका एरिया, उनका बाउंड्री या उनका नाम का बात किया जाए तो सब कुछ परिवर्तित हो चुका है, बदल चुका है। अब 1947 में बहुत सारे ऐसे पुराने राज्य भारत में थे जो कि अब चेंज हो गए हैं और नए राज्य बन चुके हैं। ऐसा क्यों किया गया? तो ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो भी लोग हैं जो सेम भाषा बोलते हैं, वो सेम भाषा बोलने वाले लोगों को सेम राज्य में ही रखा जाए, उनका एक अपना ही राज्य हो। ऐसा करने के लिए यानी एक भाषा बोलने वाले एक ही राज्य में रहे, उनका एक अलग राज्य ही बना दिया जाए भाषा के आधार पर। तो कुछ राज्य तो भाषा के आधार पर बनाए गए, लेकिन कुछ जो राज्य ऐसे थे जो कि भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए हैं। अब वहाँ पर उनका कल्चर, वहाँ उनका एथनिसिटी या वहाँ का जियोग्राफिकल जो एरिया है, इन चीज़ों का, इन फैक्टर्स का भी ध्यान में रखते हुए एक स्टेट बनाया गया है। अब उदाहरण के लिए यदि नागालैंड राज्य को लिया जाए, उत्तराखंड राज्य को लिया जाए या झारखंड राज्य को लिया जाए, तो इन तीनों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इनको बनाया गया है। जाहिर सी बात है, नागालैंड का कल्चर ही एक डिफरेंट है, वहाँ रीजन भी माउंटेनस रीजन है, और उत्तराखंड का भी बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो है नेचुरल रीजन है, माउंटेनस रीजन है। झारखंड एक तरह से क्या है, तो ट्राइबल पीपुल का स्टेट है, बहुत सारे आदिवासी हैं। तो वहाँ का कल्चर को देखते हुए उसके हिसाब से एक अलग राज्य बनाया गया। अब देखिए आगे, अब ये जब भाषाई राज्य बनाए जा रहे थे, भाषाई राज्यों का जब डिमांड हो रहा था, तो कुछ ऐसे हमारे राष्ट्रीय नेता थे जिन लोगों को यह डर था, यह फियर था कि इससे क्या होगा, इससे डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी देश टूट जाएगा, ऐसे देश का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, सभी अलग अलग भाषा के नाम पर राज्य बन जाएंगे, तो सब में कोई में प्रेम नहीं रहेगा। तो इसके चलते जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, ये लिंग्विस्टिक स्टेट बनाने का जो प्रोग्राम था कुछ दिनों के लिए रोक दिया था। लेकिन जब यह काम किया गया तो इसका एक्सपीरियंस जो रहा बहुत ही अच्छा रहा, और लिंग्विस्टिक स्टेट जो बने तो वास्तव में देश और भी यूनाइट हो गया, और भी एकता जो है हो गया। यहाँ पर कोई डिसइंटीग्रेशन वाली बात नहीं हुई, क्योंकि सभी डाइवर्स जो लोग थे सभी संतुष्ट हो गए, क्योंकि सबका अपना अपना एक राज्य मिल गया, सबका अपना ऑटोनॉमी है वहाँ पर, यानी सबको स्वतंत्रता है अपने अनुसार कानून बनाने का, सबके भाषाओं का अपना मान्यता दे सकते हैं अपने अपने राज्य में। मुख्य फैक्टर यही रहा। तो देखिए यहाँ पर अब लैंग्वेज पॉलिसी की ही बात कर रहा है। दूसरा अब जो टेस्ट क्या हुआ वो तो सफल हो गया, भाषा के आधार पर राज्य बनाने का। अब दूसरा मेजर टेस्ट क्या हुआ डेमोक्रेसी के लिए, तो लैंग्वेज पॉलिसी यानी भाषाई नीति। अब भारतीय जो फेडरलिज्म है इसके लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट था, क्योंकि हमारा जो संविधान है किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं देता था, किसी एक भाषा को। यदि हिंदी की भी बात की जाए तो हिंदी को एक ऑफिशियल भाषा के रूप में दर्जा देता है संविधान, लेकिन हिंदी भी जो था मात्र करीब 40% लोगों का ही मदर टंग था, बाकी 60% अदर भाषाएं ही बोलते थे। इसलिए
बहुत सारे ऐसे सेफ गार्ड के रूल अपनाए गए, सुरक्षा के नियम अपनाए गए दूसरे भाषाओं को बचाने के लिए, क्योंकि देखा गया कि भाई वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सिर्फ हिंदी को ही लागू कर दिया जाएगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हिंदी के अलावे 21 अन्य दूसरे भाषाओं को यहाँ पर शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, यानी अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया संविधान के द्वारा। अब जो भी कैंडिडेट है, यदि मान लीजिए कि वह एग्ज़ाम दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, तो उस एग्ज़ाम में यदि भाग ले रहा है तो इन 21 में से किन्हीं भाषाओं के माध्यम से वो परीक्षा दे सकता है, इतना उनको मान्यता दिया गया। अब ये जो राज्य हैं, राज्यों को भी अपना उनका अधिकार है कि अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हैं किसी इन 21 भाषाओं में से किसी भाषा को। अधिकांश सरकारी काम जो हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में ही किए जाएंगे, और राज्यों का जो भाषा है, राज्य भी अपना भाषा बनाए हैं ऑफिशियल लैंग्वेज, और उन्हीं भाषाओं में उनका काम होता है। जैसे बंगाल का बंगला है, जैसे बिहार का हिंदी है, जैसे गुजरात का गुजराती है। तो ये सारे राज्यों के राजकीय भाषा हैं, उनके ऑफिशियल कामकाज करने के लिए भी ये वैलिड है। यहाँ पर देखिए भारत में हुआ क्या, जिस प्रकार से श्रीलंका में नेताओं ने किया था, हमारे नेताओं ने वैसा काम नहीं किया। हिंदी के यूज के मामले में वहाँ तो जबरन किस प्रकार से सिंगली भाषा को थोपा गया था, आपने पढ़ा ही। यानी संविधान के अनुसार यहाँ पर जो इंग्लिश का यूज था ऑफिशियल पर्पस के लिए, इसको रोक देना था। 1965 के बाद से ही इंग्लिश को बंद करना था कि इसका ऑफिशियली यूज नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य थे जहाँ पर कि हिंदी नहीं बोला जाता था, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे। उन लोगों ने ये डिमांड किया कि इंग्लिश का जो यूज है कंटिन्यू रहना चाहिए, क्योंकि इसी के माध्यम से वो काम चलाते थे, हिंदी नहीं उनको आता था। तो अब जैसे तमिलनाडु की बात किया जाए तो यहाँ पर तो आंदोलन ही हो गया था, बहुत उग्र आंदोलन हुआ था, और सेंट्रल गवर्नमेंट को एग्री ही होना पड़ा था कि ठीक है भाई, इंग्लिश का जो यूज है, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश का भी यूज जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे जो क्रिटिक लोग थे, जो शिकायत करने वाले लोग थे, उन लोगों का सोचना ये रहा कि ऐसे तो इंग्लिश के फेवर में ये हो गया मामला, हिंदी ऐसे तो आगे बढ़ ही नहीं जा पाएगा, इसका प्रमोशन नहीं हो पाएगा। लेकिन देखिए अब हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में प्रमोट करने का गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी बना रहा कि इसको हम प्रमोट करेंगे। यानी प्रमोशन का मतलब ये नहीं हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जबरन किसी राज्य पर हिंदी लाद देगा जो नॉन हिंदी स्पीकिंग राज्य है उस पर। यानी जहाँ पर अब लोग अलग भाषा बोलते हैं वहाँ इसको लादा नहीं जाएगा। यानी इस प्रकार का जो लचीलापन दिखाया गया, जो फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर दिखाया गया भारत में, भारत के नेताओं के द्वारा, इससे क्या हुआ, हमारे देश को किसी भी तरह का डिसइंटीग्रेशन वाला प्रॉब्लम या आपसी टकराव वाला प्रॉब्लम श्रीलंका की तरह नहीं देखना पड़ा, सभी लोग सेटिस्फाइड रहे। अब देखिए आगे दे रहा है सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, केंद्र राज्य के संबंध के बारे में कि केंद्र राज्य का संबंध फेडरलिज्म में कैसे आ रहा। अब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध बनाने का ये मुद्दा रहा, यह भी एक दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा, और इससे भी फेडरलिज्म बहुत ही स्ट्रेंथेंड हुआ, बहुत ही मजबूत हुआ। किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशनल एग्रीमेंट
संवैधानिक रूप से यानी एग्री किया गया पावर शेयरिंग के लिए स्टेट और राज्य को, in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements। देखिए सबसे बड़ा फैक्टर इसमें क्या है कि किस प्रकार से जो रूलिंग पार्टी है राज्यों में जो राज्य कर रही है या जो सेंटर में है, तो उसके नेता किस प्रकार से इन अरेंजमेंट को फॉलो कर रहे हैं, इसकी सफलता मुख्य रूप से इसी पर डिपेंड करती है। लंबे समय तक क्या था यहाँ का, देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे ये वाला बात जरूर आपको सुनना है और ध्यान में रखना है। देखिए लंबे समय से भारत में क्या था कि केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार रहती थी और राज्य में भी अधिकांश राज्यों में उसी पार्टी की सरकार रहती थी, यानी एक ही पार्टी हुआ करती थी, कांग्रेस पार्टी थी। अधिकांश राज्यों में भी उसी की सरकार, केंद्र में भी उसी की सरकार। तो इससे क्या होता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है अच्छी तरह से अपना ऑटोनोमस फेडरल यूनिट के रूप में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाता था, यानी राज्य को जो स्वतंत्र अधिकार है, राज्य वह स्वतंत्र अधिकार का उपयोग नहीं कर पाता था। इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है अब जो केंद्रीय पार्टी है और राज्य में भी वही पार्टी है, तो केंद्र वाला जैसे इंस्ट्रक्ट करेगा राज्य वाले को उसको फॉलो करना ही है, क्योंकि सेम पार्टी की सरकार है और ये स्मॉल लेवल है तो इसको फॉलो करना है। यहाँ पे उसके खिलाफ वो नहीं जा सकता है क्योंकि पार्टी की बात है, आप समझ ही रहे हैं। अब जब रूलिंग पार्टी स्टेट में डिफरेंट होने लगा और सेंटर में डिफरेंट होने लगा, तो इससे क्या हुआ कि कभी कभी ये होने लगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने स्टेट वाले गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना शुरू किया, उसको दबाना शुरू किया। मान लीजिए केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है, बड़ी पार्टी की, राज्य में किसी छोटे पार्टी की सरकार है, तो केंद्र सरकार ने उसको बहुत सारे मुद्दों पर दबाना शुरू कर दिया। यानी उन दिनों क्या होता था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी मिसयूज करती थी अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी। जो भी यदि राइवल पार्टी का है, यदि उसके प्रतिद्वंदी पार्टी का सरकार राज्य में है, तो बहुत बार ऐसा हुआ है, आप पढ़िएगा कि राष्ट्रपति शासन लगवा दिया जाता था राज्यों में बिना मतलब का, मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, दबाने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जो फेडरलिज्म की आत्मा है कहीं ना कहीं घायल हो रही है। यह फेडरलिज्म का नियम थोड़े हुआ, फेडरलिज्म को ये तो बिल्कुल ही पालन नहीं करना, उसके खिलाफ जाना हुआ। अब देखिए यह सब बदला कब, बदलाव भी इसमें आया है और अभी बदलाव वाला ही दौर है। यह सब कुछ चेंज हुआ 1990 के बाद से। इस दौर ने बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों का, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय देखा। यानी 90 के दौरान बहुत सारे लोकल स्टेट लेवल के पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, यानी यहीं से कोएलिशन गवर्नमेंट के युग की शुरुआत होती है, यानी गठबंधन की सरकार का युग शुरू होता है यहीं से। क्यों गठबंधन का सरकार शुरू हुआ? क्योंकि कोई भी एक अब सिंगल पार्टी नहीं रह गई थी जिसको कि क्लियर मेजॉरिटी मिल पाती थी लोकसभा के लिए। किसी को उतना सीट आ ही नहीं पाता था कि अकेले सरकार बना पाए। इसलिए अब उन लोगों को भी अलायंस करना पड़ा बहुत सारे पार्टियों के साथ, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टियों के साथ, और तब जाकर सेंट्रल गवर्नमेंट उसी पर डिपेंड रहने लगी। तो अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि अब जैसे वो दबाती थी, विपक्षी पार्टी का सरकार था राज्य में, तो केंद्र सरकार दबाती थी, अब कैसे दबा पाएगी? अब तो उसके खुद गठबंधन में वो है, नहीं तो वो हटा देगा यदि सपोर्ट, तो इनका सरकार ही गिर जाएगा। तो वो भी स्वतंत्र है, अपने राज्य का पावर का इस्तेमाल करेगा और केंद्र वाले भी अपना जो पावर है उसका इस्तेमाल करेगा और केंद्र वाले राज्य को दबाएगा भी नहीं।
तो इससे क्या हुआ, फेडरलिज्म और भी स्ट्रोंग हुआ। फेडरलिज्म स्ट्रोंग होने का यही फैक्टर है कि स्वतंत्रता जितनी मिले राज्य को भी और केंद्र को भी, और कोई किसी को दबाए नहीं, इंटरफेयर ना करे। तो यहाँ से एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ पावर शेयरिंग का, यानी ऑटोनॉमी वाला कल्चर, राज्यों के ऑटोनॉमी वाला कल्चर, यानी राज्यों को स्वतंत्रता वाला। अब यह जो ट्रेंड था, यानी यह जो तौर तरीका था, दौर था, देखिए आगे, सपोर्टेड बाय ए मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया इसके संदर्भ में, इसके पक्ष में, और मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट। और जिससे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी अब मुश्किल हो गया कि राज्य सरकार को डिसमिस कर पाएगी। वो पहले वाला अब वो दबाने वाला और राष्ट्रपति शासन जबरन लगाने वाला काम खत्म। Thus federal power sharing is more effective today than it was in the early years after the constitution came into force। तो इस प्रकार से जो फेडरल पावर शेयरिंग है आज बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो गया है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो गया है। कल जितना प्रभावशाली था पहले के वर्षों में, शुरुआती वर्षों में संविधान बनने के बाद, उससे कहीं ज़्यादा ये पावरफुल आज हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर राज्यों में अलग अलग पार्टी की सरकार ज़्यादा राज्यों में रहने लगी। अब तो कुछ ही दिन पहले बस मोदी जी का ही है कि बस पिछला बार और ये इस बार दोनों बार इनका केवल पूर्ण बहुमत आया है, फिर भी इनका भी कोalition गवर्नमेंट है ही। अब देखिए यहाँ पे है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, यानी भारत में विकेंद्रीकरण। तो यह भी एक टॉपिक है, इसको अब पढ़ते हैं। ऊपर कह रहा है कि हम लोगों ने देखा कि जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास दो या दो से अधिक जो है उसके टीयर्स है, उसके लेवल्स है। वी हैव सो फार डिस्कस्ड द 2 tiers ऑफ गवर्नमेंट। हम लोगों ने गवर्नमेंट के 2 tiers के बारे में तो हमारे देश में चर्चा किया है, लेकिन एक भारत जैसा जो बड़ा देश है यह सिर्फ 2 tier वाली सरकार से नहीं चल सकता है। खास करके भारत में बहुत बड़े बड़े राज्य हैं, राज्यों की जनसंख्या इतनी है कि यूरोप के कुछ देशों से भी ज़्यादा। यदि पॉपुलेशन की बात किया जाए तो जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ही रसिया के जनसंख्या से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र की जो जनसंख्या है वह जर्मनी की जनसंख्या इतना है। बहुत सारे जो ये राज्य हैं इंटरनली भी डाइवर्स हैं, राज्यों के अंदर भी डाइवर्सिटी है। यदि खास करके आप बिहार की ही बात लीजिए तो साउथ बिहार का एक लैंग्वेज और कल्चर देखिए, नॉर्थ बिहार का लैंग्वेज देखिए, डिफरेंट है। कहीं मैथिली बोला जा रहा है, कहीं मगही बोला जा रहा है, कहीं भोजपुरी बोला जा रहा है। 3-4 तरह का एक राज्य में ही लैंग्वेज है। सभी राज्यों में इसी प्रकार की स्थिति है, उनका इंटरनल भी डाइवर्सिटी है। तो सिर्फ एक गवर्नमेंट से नहीं काम चल सकता, ऐसा महसूस किया गया। यानी इस प्रकार से पावर शेयरिंग की आवश्यकता फिर राज्य के अंदर भी हुई, राज्य के अंदर भी। तो इस प्रकार से फेडरल पावर शेयरिंग में एक तीसरा और भी टीयर बनाने की आवश्यकता हुई स्टेट गवर्नमेंट के नीचे। और इससे क्या हुआ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसको पूरा राष्ट्रल बना दिया जाए, एक प्रकार का बना दिया जाए पूरे देश में। और इससे 3rd tier ऑफ गवर्नमेंट बना, जिसको आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहलाता है। यानी जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर लेकर के स्टेट गवर्नमेंट को बनाया गया था, ठीक उसी प्रकार स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर लोकल गवर्नमेंट को शेयर करके और बनाया गया। तो इसी प्रोसेस को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी इसके पीछे बेसिक आइडिया क्या है, क्यों ऐसा किया जाता है?
क्योंकि बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं या ऐसे मुद्दे हैं जो कि वहाँ जो लोकल रहने वाले लोग हैं वही उन मुद्दों पर अच्छा समाधान कर सकते हैं, क्योंकि उनको ही उन समस्याओं का अच्छा जो है जानकारी है, जो लोकल रहने वाले लोग हैं, और उन्हीं के पास इसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा है। या किसी काम में कितना पैसा स्पेंड करना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है, यह सब लोकल पीपुल ही अपने क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से बता सकते हैं। दूसरा चीज़ कि उनको भी सीधे तौर पर डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, राजनीतिक फैसले लेने का मौका मिलेगा, और इस प्रकार से डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ेगी। यानी एक लोकतंत्र के सफलता का ये बहुत बड़ा चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें पार्टिसिपेट करें। अब इस प्रकार से जो देखते हैं कि लोकल गवर्नमेंट है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार बहुत ही सटीक और ज़रूरी है। तो इस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसलिए ही बनाया गया। संविधान में भी डिसेंट्रलाइजेशन की आवश्यकता महसूस की गई है। बहुत सारे प्रयास भी तब से किए गए, यानी गांव स्तर पर या शहर स्तर पर पावर शेयर करने का। अब जैसे जो पंचायत है, तो पंचायत गांवों में होता है और म्युनिसिपैलिटी जो होता है शहरों में होता है, शहरी क्षेत्रों में होता है, सभी राज्यों में। लेकिन ये सभी जो हैं पहले सीधे राज्य सरकार के अंडर में होती थी, कंट्रोल में होती थी। इनका चुनाव भी कराना राज्य सरकार का ही जिम्मेवारी था, जिसके चलते बहुत सारे राज्य सरकारों ने इसका नियमित रूप से चुनाव नहीं कराया। बहुत पहले 20-25 साल या 40 साल पहले एक बार मुखिया का चुनाव हुआ था, उसके बाद अगले 30-40 साल हुआ ही नहीं, और उसके बाद फिर जो है स्टार्ट हुआ। तो क्यों दोबारा स्टार्ट हुआ, कैसे, तो देखिए आगे आप जानेंगे। यानी लोकल गवर्नमेंट का उस समय में कुछ अपना पावर था ही नहीं, और न ही उनके पास कोई रिसोर्स था कि वो काम करें। यानी बहुत ही कम डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था पावर का, इसलिए प्रभावशाली नहीं था। जाहिर सी बात है, ना उसको कोई फंड है ना पावर है, तो कहाँ से काम करेगा, कोई राज्य सरकार दिया ही नहीं था। तो अब बहुत ही बड़ा एक स्टेप उठाया गया, एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया डिसेंट्रलाइजेशन करने का, और यह उठाया गया कदम 1992 से। जो हमारा संविधान है इसमें अमेंडमेंट किया गया, इसमें सुधार किया गया, संशोधन, और तब जो है 3rd टियर ऑफ डेमोक्रेसी बनाया गया, यानी पंचायतों और म्युनिसिपैलिटीज़ का गठन किया गया, और बहुत प्रभावशाली ढंग से ऐसा किया गया कोई राज्य सरकार इसको भंग न कर सके, और राज्य सरकार को पावर देना ही है, ऐसा किया गया। देखिए क्या क्या हुआ इसमें। अब संवैधानिक तौर पर आवश्यक कर दिया गया कि इसका चुनाव जरूर होना चाहिए, एकदम एक रेगुलर इंटरवल पर, जितना समय पर होना है, और लोकल बॉडीज़ को इलेक्ट करना है। और जो भी राज्य हैं, राज्य रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करेंगे जो भी इलेक्टेड बॉडीज हैं उनके इलेक्शन के लिए, और शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है इसमें, पंचायतों में या जो है म्युनिसिपैलिटीज़ में। बैकवर्ड क्लासेस का भी अपना रिजर्वेशन होना चाहिए, यानी जो भी चुनाएंगे प्रतिनिधि, इन लोगों के लिए सीटें आरक्षित एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। अब कम से कम 1/3 यानी लगभग 33% कह सकते हैं सीट महिलाओं के लिए भी आरक्षित होना चाहिए। इसमें ज़्यादा आप सुने होंगे, महिलाएं ही मुखिया बन रही हैं। अब एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन होना चाहिए,
इसके चुनाव के लिए और बना है। सभी राज्यों में स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया है, उसका ही काम है चुनाव कराना, राज्य सरकार का नहीं तो फिर वही हाल कर देगा, सभी सब अपने ही पावर के चक्कर में रहता है, छोड़ देगा इन लोग का पावर, इन लोग को का इलेक्शन। इसलिए स्टेट इलेक्शन कमीशन हर राज्यों में बनाया गया है ताकि वह समय समय पर पंचायतों का चुनाव और म्यूनिसिपैलिटीज का चुनाव कराती रहेगी। अब देखिए स्टेट गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट को भी रिक्वायर है कि वो क्या करे, अपने पावर को और अपने रिवेन्यू को शेयर करे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी दे, पैसा भी और शक्ति भी, तब जो है इस प्रकार से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सफल होगा। हालांकि इसका जो नेचर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सभी राज्यों में वैरी करता है, स्टेट बाय स्टेट, हर जगह एक जैसा नहीं है। अब रूरल या लोकल गवर्नमेंट जो है इसको पंचायती राज के नाम से भी जाना जाता है, इस नाम से लोकप्रिय है। प्रत्येक गांव में ए ग्रुप ऑफ विलेजेज इन सम स्टेट हैज ए ग्राम पंचायत। कुछ राज्यों में कुछ गांवों का जो ग्रुप होता है उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर्स ऑफन कॉल्ड पंच। तो ये पंचायत क्या होता है, बहुत सारे वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनका एक काउंसिल होता है और वार्ड मेंबर्स को पंच कहते हैं वहाँ पर। और वार्ड मेंबर्स का जो हेड होता है, जो पंचों का जो हेड होता है वह सरपंच होता है। ये लोग न्यायिक मुद्दा के होते हैं, यानी इनका काम है न्याय देखना। और जैसे एक वार्ड में एक पंच चुने जाते हैं और एक वार्ड कमिश्नर चुने जाएंगे, यानी वार्ड सदस्य। तो वार्ड सदस्य मुखिया का एक तरह से हेल्पर है और उनका यानी हेड मुखिया है, और पंचों का हेड है सरपंच। ये इनका इलेक्शन सीधे जो है सभी जो वयस्क जनता है वोट देने का, जिसके पास राइट है उस वार्ड का, वही जनता चुनती है। यह पूरे गांव के लिए डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है पंचायत, यानी डिसीजन करने वाला। पंचायत जो है ग्राम सभा के देख रेख में कार्य करती है। अब ये ग्राम सभा है क्या, तो उस ग्राम का पंचायत का जितने भी वोटर्स हैं, जो वयस्क जनता है जिनको भी वोट देने का अधिकार है, उन सभी लोगों को मिलाकर ग्राम सभा कहा जाएगा। यानी वे सारे सिटीजन हु हैव द राइट टू वोट। कम से कम 2 बार या 3 बार एक वर्ष में ग्राम सभा का बैठक होना जरूरी है। बैठक में क्या बातें होगी, तो एनुअल बजट, साल में कितना खर्च होगा, क्या काम होगा, और हिसाब भी देना है कि पिछला क्या काम हुआ, पिछला वर्क का रिव्यू परफॉर्मेंस का। लेकिन ये सब करता नहीं है, ये सब तो मुखिया खुद ही समझ लेते हैं, क्या वो मुखिया लोग बैठक कराएंगे। साल में एक बार भी नहीं होता है, बहुत जगह कहीं कहीं होता होगा। अब देखिए जो लोकल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक जाता है, सिर्फ ग्राम स्तर तक ही नहीं है। कुछ ग्राम पंचायतों को मिला करके और बना दिया जाता है क्या, पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल कहा जाएगा उसको। जैसे ब्लॉक में होते हैं उसके हेड प्रमुख कहलाते हैं। और यानी ये जो जैसे चुनाव क्या चीज़ का होता है, मुखिया का, सरपंच का, पंच का, वार्ड कमिश्नर का और एक पंचायत समिति का, उसका नाम है पंचायत समिति सदस्य। और वे ही सारे पंचायत समिति सदस्य मिलकर अपने में से ही एक सदस्य को चुनेंगे जो उस मंडल यानी उस प्रखंड का हेड होगा, उसको बोलते हैं पंचायत समिति का चेयरमैन यानी प्रमुख। ठीक है, यानी
उस एरिया के पंचायत मेंबर्स ही उसको चुनते हैं, मंडल का हेड। अब ये सारे मंडल जो हैं, सारे पंचायत समिति के जो प्रमुख, कुछ मिल करके बहुत सारे, सभी जिला भर में जितने भी हैं, डिस्ट्रिक्ट का निर्माण करते हैं, यानी जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जिला परिषद के भी एक एक सदस्य चुने जाते हैं, और वे जो सदस्य होते हैं, खास करके हम अपने बिहार में जैसा है वैसा हम स्ट्रक्चर आपको बता रहे हैं। तो जिला परिषद के भी एक एक सदस्य चुने जाते हैं, और वे सारे जिला परिषद के सदस्य, उसमें से 2-4 प्रतिनिधि खड़ा होंगे, और वे सभी सदस्य वोट करेंगे, और उनमें से किसी एक को जिताएंगे, और वह पूरे जिला का हेड हो जाएगा, जिला परिषद का चेयरमैन कहलाएगा, जिला परिषद का चेयरमैन। तो इस प्रकार से जिला तक इसकी संरचना है। खास करके जो जिला परिषद है, इसके मेंबर लोकसभा के जो सांसद हैं वो भी रहेंगे, और विधायक भी, उस जिला के कुछ विधायक रहेंगे। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जिला परिषद जो है, इसका चेयरपर्सन पॉलिटिकल हेड हो गया। जिला परिषद का हेड कौन है? तो जिला परिषद का चेयरपर्सन, चेयरमैन, जो अभी हमने बताया। इसी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट जो है शहरी क्षेत्रों में भी मौजूद है। म्यूनिसिपैलिटीज छोटे टाउन्स में होता है, और बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होते हैं। यानी ये सारे जो म्यूनिसिपैलिटीज हैं या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं, इनका भी कंट्रोल इलेक्टेड बॉडीज़ के द्वारा ही होता है, जो लोगों के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा। अब ये जो म्यूनिसिपैलिटी है, इसके भी एक चेयरपर्सन होते हैं। आप जानते ही हैं, टाउन्स में भी एक एक ठो वार्ड कमिश्नर चुने जाते हैं, और सभी वार्ड कमिश्नर आपस में से ही किसी एक को चुन लेते हैं। पूरे म्यूनिसिपैलिटी का हेड जो हो जाता है, क्या हो जाता है? म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन हो जाता है। ठीक है, बड़े शहरों में भी यही होता है। जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, प्रत्येक वार्ड के एक मेंबर रहेंगे, और वही मेंबर्स आपस में से ही एक चुन लेते हैं चेयरमैन। जो बड़े शहरों में म्यूनिसिपैलिटी नहीं कहा जाता है, वहाँ पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहलाता है, और वहाँ का जो चेयरमैन अब जो चुनाएगा वार्ड परिषद के द्वारा, उसको मेयर कहते हैं। मेयर का चुनाव डायरेक्टली जनता नहीं करती है, वे सभी वार्ड कमिश्नर ही मिलकर करते हैं, और म्यूनिसिपैलिटी का चेयरमैन का भी वे सभी वार्ड कमिश्नर्स ही करते हैं। तो इस प्रकार से पावर का यहाँ पे शेयरिंग है। यानी अब यह जो सिस्टम है, देखिए थोड़ा सा यहाँ पर बस 1 मिनट का, और ये चैप्टर है 1-2 मिनट का। ये जो नया सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का, बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है लोकतंत्र के क्षेत्र में। दुनिया में कहीं पर भी इतना बड़ा लोकतांत्रिक गठन नहीं किया गया है, और इतना बड़ा पावर शेयरिंग नहीं। करीब 36 लाख रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए गए हैं, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिला करके। यानी यह इतनी ज़्यादा बड़ी संख्या है कि बहुत सारे, दुनिया के बहुत सारे देशों की आबादी से भी बड़ी संख्या है यहाँ जनप्रतिनिधियों की ही जो संख्या है। Constitutional status for the local government has helped to deepen democracy in our country। और इस प्रकार से जो उनको संवैधानिक एक दर्जा मिल गया है, सबको स्वतंत्रता मिल गया, सबको पावर मिल गया है, तो इससे और भी हमारे देश में लोकतंत्र गहरा हो गया है। लोकतंत्र का विकास काफ़ी गहराई से हुआ है। खास करके महिलाओं का भी रिप्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 33% आरक्षण वाली बात ऊपर आपने पढ़ा, तो डेमोक्रेसी में उनका भी वॉइस, उनका भी आवाज़ आज जो है निकलने लगा है, और उनका भी आवाज़ का वैल्यूएशन होने लगा है। लेकिन बहुत सारी मुश्किलें भी जो हैं आई हैं। वाइल इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली एंड इंटरेस्टिकली, ग्राम सभा आर नॉट हेल्ड रेगुलरली। देखिए वही बात, इलेक्शन तो यहाँ पे रेगुलरली होता है, लेकिन ग्राम सभा रेगुलरली नहीं होता है। मोस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स हैव नॉट ट्रांसफर्ड सफिशिएंट पावर्स टू द लोकल गवर्नमेंट। बहुत सारे राज्य सरकार लोकल गवर्नमेंट को उचित रूप से ज़्यादा पावर उनको नहीं शेयर किया हुआ है। नॉर हैव दे गिवन एडेक्वेट रिसोर्सेज,
और न ही ज़्यादा संसाधन भी दिया है ताकि वो लोग काम कर सकें। वी आर दस स्टिल ए लॉन्ग वे फ्रॉम रियलाइजिंग द आइडियाज ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इस प्रकार से हम लोग सेल्फ गवर्नमेंट यानी अपनी सरकार का आनंद लेने का जो तरीका है उससे अभी भी कोसों दूर हैं, बहुत दूर हैं हम लोग। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को समझ चुके होंगे और मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।